जाति प्रथा से देखो, हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, लुहार को भी काम मिल रहा था, नाई को, मोची को, दर्जी को, डोम को, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। ये क्यों किया? यही बात राधा कृष्णन कहता है, यही बात बाल गंगाधर तिलक कहता है, यही बात मदन मोहन मालवीय कहता है। ये चाहते हैं जाति व्यवस्था बनी रहे, जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी है वो आपको पता है। मंदिर की जमीन सरकार की होगी, लेकिन अब क्या हो रहा? यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि मंदिर की जमीन पुजारी की होगी। शंकर बापा ने नवंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ का जो क्या करेगा उसके बारे में बताया कि सहभोज नहीं होगा। 3 पॉइंट थे हरिजन सेवक संघ के। इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर हरिजन सेवक संघ काम नहीं करेगा, सहभोज नहीं करेगा और जाति पाति खत्म करने के ऊपर काम नहीं करेगा। ये ठक्कर बापा ने बताया, ब्राह्मण थे वो। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना काम किया हरिजन सेवक संघ ने और सो कॉल्ड बापू ने। 3rd ग्रेड के आदमी थे वो। क्यों थे? मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वर्ण व्यवस्था में वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इसलिए 3rd ग्रेड के आदमी थे। वही 3rd ग्रेड आज लागू करने जा रहे हैं। महात्मा फुले ने मंदिर की जमीन सरकार की होगी, लेकिन अब क्या हो रहा? यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि मंदिर की जमीन पुजारी की होगी। 3 स्टेट्स को देखिए। बिहार स्टेट कह रही है मंदिर की जमीन देवता के नाम पर होगी, और यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया वो 2-4-6 महीने पहले कि वो पुजारी के नाम होगी। क्यों होगी भाई? पुजारी बेनिफिशियल है, पुजारी एक जाति का होता है। कितना बढ़िया है। और एक स्टालिन है, वो कहते हैं कि जो स्कूल और कॉलेज बनेंगे वो मंदिर की जमीन पर बनेंगे। 3 आदमी, तीनों की अलग अलग सोच। शाहू जी महाराज ने मराठा शंकराचार्य की नियुक्ति की। भास्कर राव जाधव साहब को उन्होंने हायर पोस्ट दी। ब्राह्मणों ने उसका भी विरोध किया, ऐसे वैसे नहीं थे। अब मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर आता हूं। भाई, एक राजा थे ओबीसी के, एक दूसरे राजा भी वो भी कहते हैं भाइयों बहनों मैं ओबीसी हूं। अब ये ओबीसी क्या कहते हैं? ये गरीब माँ का चाय बेचने वाला बेटा, चाय बेचते बेचते देश बेचने लग गया। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता एंटायर पॉलिटिकल साइंस। टेली कंप्यूटर जीवी हैं, लंबी लंबी फेंकने वाले भाषण जीवी, कैमरा जीवी। कारपोरेट का श्रवण कुमार, अडानी अंबानी का यार। पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दूंगा साहब, लेकिन आपसे एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। फ्रांस से तिगुनी रेट पर रफाल खरीदूंगा। बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट लाऊंगा। क्या है बैंक? ये एक्ट, किसी ने पैसा ले लिया, ढेर सारा पैसा ले लिया, लेकिन अब वो कहता है साहब मेरे पास में पैसा चुकाने के लिए अब कुछ नहीं है, अब मेरा पैसा माफ कर दो। वो कर दे। ये किसने डिमांड की भाई? क्योंकि एक वर्ग विशेष को बेनिफिट देने के लिए। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी है वो आपको पता है। एक एक दिन में 10-10 सूट बदलने वाला, लाखों के सूट पहनने वाला, चोर रास्ते बिना डिग्री जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर प्रोफेसर बनाने वाला। राम मंदिर ट्रस्ट में महिला, ओबीसी और एसटी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं। 1928 में जब
कमीशन आया, साइमन कमीशन, कांग्रेस ने और सबने विरोध किया, हमारा प्रतिनिधित्व। लेकिन यहां प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, साइमन कमीशन में तो होना चाहिए, जबकि वो सरकारी कमीशन था, लेकिन यहां पर हम कोई वो नहीं देंगे। किसान को अपनी जमीन से बेदखल करने वाले कानून, जो तीन कृषि कानून थे, देखिए मैं 77 में इंदिरा गांधी हारी थी, उसके नेक्स्ट डे से आरएसएस की शाखा में गया। 2004 तक लगभग मैं रेगुलर जा रहा था, बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन भी रहा। 2014 तक भी मैं उस विचारधारा को मानता था, इसलिए वहां के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। ये क्या है हिंदुत्व, हिंदुत्व के कॉम्प्लिकेशन, उसके परिणाम, उसके जो भी कह लो, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, हिंदुत्व और छुआछूत के परिणाम एग्जैक्ट एक हैं, 100%। मैं नेशनल टीवी पर किसी के भी साथ बहस कर सकता हूं, और मैंने कहीं से नहीं लिया, ये डॉक्टर अंबेडकर की किताब से लिया है। मतलब छुआछूत ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही छुआछूत है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने जो 11 पॉइंट नोट किए, मैंने, हो सकता है कोई पॉलिटिक्स वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले और हिस्ट्री वाले हो सकता है और ज़्यादा निकाल दें, लेकिन 11 पॉइंट हैं जो उसमें बताया है कि छुआछूत के कारण से क्या क्या हुआ। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, छुआछूत की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, एक अछूत व्यक्ति सिपाही नहीं बन सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण को हथकड़ी नहीं लगा सकता। आज वही तो हो रहा है। अब एक SC ST OBC और मिनोरिटीज का कैंडिडेट सिपाही नहीं बन सकता मिलिट्री में, वो 4 साल के लिए अडानी और अंबानी के गोदाम में काम करने के लिए वो बनेगा। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक वो कहते हैं, एक नेताजी कि साहब हम बीजेपी के ऑफिस में उनको जो है ना वो नौकरी दे देंगे। भाई यूं बताओ, उनको 50,000 रुपये तनख्वाह दोगे क्या? मतलब ये तो कह दिया। तो कहने का मतलब छुआछूत ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही छुआछूत है। अब पढ़ लीजिए कोई भी। विदेश में मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और देश में राम की वकालत। पटेल आंदोलन को कुचलने के लिए सरदार पटेल की मूर्ति। हाँ, एक चीज बहुत, 1991 तक सरदार पटेल के बारे में ये जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने कभी कहा भाई सरदार पटेल को ये भारत रत्न क्यों नहीं मिला? उन्होंने माफीवीर सावरकर के बारे में जरूर कहा कि उनको साहब भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में नहीं किया। सरदार पटेल की डेथ हुई 50 में और 91 में मिला, लेकिन उसके पहले 24 लोगों को, टोटल आज तक 48 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिसमें ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भी दे दिया। 58 में केशव धोंडो कर्वे नाम के एक ब्राह्मण को भारत रत्न दे दिया। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन जो मेन जो मुद्दा था जिसके ऊपर उनको भारत रत्न दिया कि साहब उन्होंने एक विधवा महिला से शादी की। अरे भाई, SC ST OBC में तो पहले भी विधवा महिला से शादी होती थी, लेकिन कितना बड़ा उसने ब्राह्मण धर्म के लिए काम किया, इसलिए 58 में उसको जो है ना दे दिया। दो लोगों के जन्म थे, एक केशव धोंडो कर्वे का और एक पंडिता रमाबाई का। पंडिता रमाबाई को इसलिए याद नहीं करते कि उसने जो ना एक क्रिश्चियन से शादी कर ली थी, लेकिन कमला हैरिस अब हमारी है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग, कहने का मतलब खुद को OBC बताने वाला, परंतु OBC की जनगणना नहीं करवाऊंगा। आत्ममुग्ध, ओवर कॉन्फिडेंट, जसोदाबेन का भगोड़ा, 21वीं सदी का पुष्यमित्र शुंग, गटर में उतरने और
जो कूड़ा कचरा उठाने से सड़क सफाई के कार्य को कहते हैं आध्यात्मिक कार्य है, तो ये आध्यात्मिक कार्य उनको भी तो दो ना यार। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो, ये क्या है? इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरने वाला, श्रीलंका से ठेका, अडानी के ये ब्रोकर का भी काम करते हैं साहब, 2 दिन में ब्राह्मणों के लिए बिना कोई सर्वे, बिना कोई आयोग, बिना कोई सिफारिश, बिना कोई डिमांड, बिना कोई गणना 10% रिजर्वेशन दे दिया। जाट, गुजर, पटेल, ओबीसी उसकी बात नहीं करेंगे सर। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में ये जो है यात्रा करते हैं और सियाराम नहीं लिख सकते। रजिस्टर में गए हैं, सियाराम सी में छोटा आता है, सी बड़ा लिखा है और राम में मैं में हलंत लगाया है, आधा कर दिया है। इससे पता चलता है कि राम में इनकी मजदूर विरोधी कानून बनाए हैं। शिक्षा देना कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी, ऐसे कानून बना दिए साहब। पैसे की गरीबी का रोना रोना, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया संसद भवन, ये सर गरीबों को महंगाई करके लूटो और यारों को जो ना संपत्ति बांटो। अब मैं जो थोड़ा सा जो है ना दूसरे थोड़े से एक मुद्दे पर आता हूं, ये राम नाम के ऊपर आकर और इन्होंने ये सारा प्रपंच रचा है। मेरे ख्याल से आप भी पढ़े, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मैंने 50-60 लोगों की, ब्राह्मणों की लिस्ट बनाई, किसी के नाम में राम नहीं है। थोड़ा सा दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, बाल गंगाधर तिलक, केशव धोंडो कर्वे, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी, दामोदर सावरकर, राधा कृष्णन, केशव बलिराम हेडगेवार, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, केदारनाथ पांडे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नाना साहब देशमुख, MS गोलवलकर, तुलसीदास दुबे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शिवराम मुंजे, गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्रीपाद अमृत, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बोर नहीं करूंगा। आखिर ये ठेका SC ST OBC को ही क्यों दे दिया? आज से 60-70 साल पहले देखिए, SC ST OBC के हर एक के नाम में राम है, पुरुषों के नाम, इनके नाम में, ये मैंने 60 लोगों के, मैंने 30 नाम लगभग बोले हैं। इसका मतलब ये है कि इनका राम नाम से कोई लेना देना नहीं है। या तो यह है कि राम जो है वो अछूत थे। भाई इनके नाम में राम क्यों नहीं है? हाँ, एक आदमी के नाम में जरूर राम देखा मैंने, राम मोहन राय, पता नहीं उसमें कैसे गलती से हो गया, लेकिन राम मोहन को राजा की डिग्री दी अकबर द्वितीय ने। शायद अब हो सकता है वो डिग्री भी लौटाएंगे, क्योंकि एक मुस्लिम शासक ने दी है वो राजा की डिग्री। नाम था राम मोहन राय, राजा तो वो बाद में इनका टाइटल था। अब ये कहां से आए हैं? में टीबी के 2.64 लाख पेशेंट हैं टीबी के, दुनिया में 10 लाख है, मतलब चौथाई से ज्यादा लोग भारत में टीबी के पेशेंट हैं। इलिटरेट भारत में लगभग 40 करोड़ है, पूरी दुनिया में 87 करोड़ है। मैं नहीं कह रहा हूं, डाटा कह रहे हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोल, डाटा झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोल सकता हूं। लैंडलेस भारत में 40 करोड़ लोग हैं, ऐसा अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो नीट की एग्जाम हुई उसमें एक पैसे वाले को 145 पर एडमिशन मिला है, 145 पर, 720 में 145, 20%, मतलब 20% वाले का भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसको कोई नहीं कहेगा कि ये कोटे वाला है। 20%, अरे 15 लाख लोग बैठे, उसमें से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके 20% नंबर नहीं मिले हो, लेकिन उसके लिए ये कुछ नहीं कहेंगे।
अब साहब चौकीदार और ये विचारधारा ये कहां से आई, थोड़ा सा इनकी विचारधारा जो बनाने वाले थे वो महान कूटनीतिज्ञ डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार हैं। कूटनीतिज्ञ मानता हो, राजनीतिज्ञ 5 साल आगे की सोचता है, कूटनीतिज्ञ क्या सोचता है 1000 साल आगे की, मेरे पुरखे मेरे जो आने वाली पीढ़ी 1000 साल इन गधों पर राज करेंगे। उसने क्या किया, हिटलर से एक थोड़ा सा सीखा। मेरे पास में लिस्ट है, कोई भी ले सकता है। हिटलर और हेडगेवार की पॉलिसी के 50 पॉइंट हैं जो एकदम एक है। मतलब हिटलर को पढ़ लो और हेडगेवार को पढ़ लो, 50 पॉइंट, थोड़े बहुत नहीं। मेरे ख्याल से इतिहास और राजनीति वाले जो हैं वो तो शायद और ज़्यादा पॉइंट निकालेंगे। हिटलर से इन्होंने ऐसी पॉलिसी, कुछ पॉलिसी हिटलर से ली, कुछ नेपोलियन से ली, कुछ मुसोलिनी से ली, सावरकर से ली, और बीएस मुंजे हेडगेवार का गुरु था। और मुंजे 1931 में मुसोलिनी से मिलने चला गया। अरे सावरकर के बारे में तो तुम सारी बात बताते हो, सावरकर ने ये किया ये किया ये किया, लेकिन मुंजे मुसोलिनी से मिलने गया, वो क्या लेकर आया और क्या भारत को दिया वो भी तो बताओ ना यार। और ये क्या पढ़ते थे साहब, ये पढ़ते थे बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और समर्थ रामदास की दासबोध। और दासबोध में समर्थ रामदास कहते हैं, लोगों से पूछते हैं, अरे भाई यूं बताओ, यदि कोई अछूत पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाए तो क्या हम उसको गुरु मान लें? और खुद ही जवाब देता है नहीं। उस समर्थ रामदास को, बाल गंगाधर तिलक को और इटालियन पॉलिटिशियन मैज़िनी को पढ़ते थे ये लोग। और ये जो सारा जो बनाया है, इनकी कुछ चीजें हैं जो मैं, वहां पर आरएसएस कहता है हम समता में विश्वास नहीं करते। पॉइंट समझिए, समता में, समानता में विश्वास नहीं करते, समरसता में विश्वास करते हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड चाहिए, समान कानून तो चाहिए, लेकिन हम समता नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, यूएनओ समता की बात करता है, ऐसे संगठन को बैन किया जाना चाहिए जो समता में विश्वास, पूरी दुनिया समता में विश्वास करती है, लेकिन ये कहते हैं हम समता में विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मैंने एक महीने का 78 में 1978 में वो किया था कैंप ब्राह्मण सेवक संघ में। वहां पर इन्होंने जाति प्रथा का महिमा मंडन किया। जाति प्रथा से देखो हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, लुहार को भी काम मिल रहा था, नाई को, मोची को, दर्जी को, डोम को, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। ये क्यों किया? यही बात राधा कृष्णन कहता है, यही बात बाल गंगाधर तिलक कहता है, यही बात मदन मोहन मालवीय कहता है। ये चाहते हैं जाति व्यवस्था बनी रहे, जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, और वर्ण व्यवस्था रहेगी ब्राह्मण का वस्तित्व, सुप्रीमेसी और वर्चस्व बना रहेगा। इसलिए ये सब नौटंकी हो रही है। पहले मैंने बताया था कि छुआछूत के कारण से सिपाही नहीं बन सकता, अब हिंदुत्व के कारण से सिपाही नहीं बन सकता। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। एक जर्मन महिला से पूछा बढ़िया शासन किसका था? जर्मन महिला कहती है नाजी पार्टी का। उस पोते ने पूछा आखिर क्यों? उसने कहा वो ले जाते थे, उनको मार देते थे, उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल जाती थी और उनकी नौकरियों पर हमारा अधिकार हो जाता था। यही बात आज के अंधभक्त का है। अंधभक्त ऐसे ही नहीं बना, उसको भी पता है कि ये जो प्रॉपर्टीज बेची गई हैं, अरे अडानी और अंबानी के
चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, जीजा कितने होंगे? 50 लाख तो नहीं होंगे। 50 लाख नौकरियां बेच दी। अब नौकरियां किसको मिलेंगी? जब नागपुर के रेशम बाग से आदेश आएगा इन ब्राह्मणों को नौकरी दे दो, नौकरी मिल जाएंगी। अंधभक्त किसकी बात करेंगे? तो जर्मन महिला भी सही थी, आज अंधभक्त भी सही है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ और राजीव जी ने उसमें आरक्षण का प्रावधान किया, तो एक पिछड़े वर्ग की महिला होने के नाते मुझे भोपाल जैसी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। और यदि आरक्षण ना होता, यदि और भोपाल जैसे महानगर की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित ना होती, तो मुझे कभी भी ये मौका नहीं मिल सकता था। इसीलिए आज आवश्यक है हम सभी लोग इस बात को समझें कि आरक्षण का जो अधिकार हमें संविधान में मिला है, हम उसकी रक्षा करें और हम उसे ये देखें कि जो सरकारें भी सत्ता में आ रही हैं, कहीं वो पिछले दरवाजे से उस रास्ते को खत्म करने का प्रयास तो नहीं कर रही जो रास्ता हमें संविधान के माध्यम से आदरणीय बाबा साहब ने उपलब्ध कराया है। एक ये साजिश हो रही है। आप देखिए जगह जगह पर सरकारें निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं। आप देखिए सरकारों में एकल पद निकाले जा रहे हैं। आप देखिए कि सरकारों में जो नौकरियां जिसमें हमारी अधिकारिता हो सकती थी, उन्हें कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था को पिछले दरवाजे से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे चूंकि बहुत थोड़ा सा समय दिया है, इसी में मैं ये आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आज यहाँ से जो छोटी सी चिंगारी होगी, हम सभी को उसे सहेज कर अपने अपने प्रदेश में ले जाना पड़ेगा। और जिन संस्थाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास हो कि हम उन संस्थाओं के माध्यम से इस चिंगारी को बुझने ना दें, क्योंकि यदि हम अपनी अधिकारिता के लिए नहीं लड़े तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ियां आएंगी तो वो हमसे प्रश्न करेंगी कि जब हम सबकी अधिकारिता समाप्त कर रही थी तो आप लोग मौन क्यों थे। सामाजिक समरसता जो पहले हमारे देश की एक धरोहर हुआ करती थी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इतिहास के धरोहर में आप जब गूगल करके देखेंगे तो जब विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ होना प्रारंभ किए, तब एक इतिहासकार ने उसका अवलोकन किया था और उसने कहा था जब तक इस देश की सांस्कृतिक समरसता को छिन्न भिन्न नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी विदेशी आक्रांता इस देश पर कब्जा नहीं कर सकता। और इस बात को विदेशियों ने समझा था और हमारे ताने बाने को इस तरह से छिन्न भिन्न किया कि आज तक हम अपने देश में ही अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, आरक्षित वर्ग के लोग अपनी अपनी जगह पर सभी को एक होना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि एक दूसरे से हमें लड़ाते रहे लोग, तो यकीन मानिए कि भले ही पिछड़े वर्ग के लोग इस बात से प्रसन्न हो कि अनुसूचित जाति जनजाति का अधिकार समाप्त हो रहा है, लेकिन जब उन पर मार आज जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के पिछड़े वर्गों के लोगों ने ये सोचा कि महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों की अधिकारिता समाप्त हुई है, हमें क्या लेना देना। लेकिन आप देखिए कि दूसरे चरण के रूप में आज मध्य प्रदेश में भी पिछड़े वर्गों की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है और ऐसे ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाएगी। आप सबसे यही निवेदन है कि हमें अब सबके आपस में एक दूसरे के अधिकारों के लिए सजग होना पड़ेगा। एक दूसरे के अधिकारों पर हम कहीं भी कुठाराघात नहीं कर रहे, लेकिन जिसका हिस्सा जो है उसे वो हिस्सा मिलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।